बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन refers to the use of charts and graphs to visual display, analyze, clarify and interpret numerical data, functions and other qualitative structures. Charts looks more beautiful than simple figures and being a visual display leaves more effective and long-lasting impression on the mind of reader. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की, स्टैटिस्टिकल डाटा की, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, क्वालिटीज़ जिनको हम न्यूमेरिकल वे में डिपिक्ट करते हैं, उनको आपस में इंटरप्रेट करना, उनको कंपैरिजन करना। एक टाइम सीरीज डाटा है, आपस में दो सीरीज़ का कंपैरिजन करना। तो जो ग्राफिकली डाटा को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्विकली एक हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो कंसिडरिंग सीरीज़ है या कंसिडरिंग वेरिएबल है वो किस स्टेज पे या किस लेवल पे खड़ा है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपने अक्सर ग्राफ देखे होंगे ऑयल प्राइसेस के, आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के ग्राफ्स होते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा को जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे लोग जिनको स्टैटिस्टिकल नंबर्स या फिगर्स का आइडिया नहीं होता, वो उस चार्ट को देख के उनको समझ आ जाती है, उनको समझाना आसान हो जाता है कि हमारा डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे चार्ट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा, लेकिन फ़ौरन आप जब चार्ट को देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका वेरिएबल किस स्टेज पे है। इट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, ये साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली भी प्रूव है कि जिस चीज़ को आप देख के याद करते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक ज़हन में रहती है, वो याद रहती है, बजाय इसके कि जो नंबर्स हैं आप उनको याद कर लें या उनको रटा लगा लें। उसकी जो एक फिज़िकल जो एक उसकी पिक्चर है वो माइंड में ज़्यादा देर तक रह सकती है। इजी टू अंडरस्टैंड इवन बाय अ कॉमन मैन, वही बात के कॉम्प्लेक्स डाटा है, आप सिर्फ जो स्टेटिस्टिशियन है या जो मैथमेटिशियन है वही उसको पढ़ सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो चार्ट्स हैं वो कॉमन मैन को भी इजीली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, हाँ इट सेव्स टाइम एंड लेबर। जैसे चार्ट्स है वो बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डाटा को छोटी सी स्पेस में गैदर कर देता है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, नंबर्स में है बहुत बड़ी बड़ी सीरीज़ हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी सीरीज़ दूसरे से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। आपको अगर आपके पास 10 साल का डाटा है तो हर मंथ पे जाके या हर साल की वैल्यू के साथ आप 10 वैल्यू कंपैरिजन कर रहे होंगे, बजाय इसके कि आप जो एक ही पिक्चर है वो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट तरह के हमारे पास चार्ट्स और ग्राफ्स हैं, जिसमें जो बेसिक चार्ट्स और ग्राफ्स को हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट वन है सिंपल बार चार्ट। ये बहुत ही सिंपल स्टेज है बार चार्ट की। इसमें एक ही वेरिएबल होता है, उसको हम डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट क्लासेस के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। So a simple bar chart consists of horizontal or vertical bars of equal width and length proportional to the values they represent. इसमें ये होता है कि जो बार की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। इसको आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रा कर सकते हैं, वर्टिकल भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे दोनों तरह आपको पिक्चर राइट साइड पे नज़र आ रही है। सो फर्स्ट पे हमारे पास एक डाटा है जिसमें जो एक पॉकेट मनी स्पेंड की है स्टूडेंट ने मुख्तलिफ डेज़ में, उसका डाटा आ रहा है। एक ही स्टूडेंट है, उसकी पॉकेट मनी है और उसको डिफरेंट हमने मंथ के ऊपर उसको सॉरी डेज़ के पे हम लेके गए हैं। मंडे को 100 से कम उसकी स्पेंडिंग है। इसी तरह हम ट्यूसडे पे चले जाएं तो 150 से कुछ ऊपर जा रही है। वेडनेसडे को 150 टू 100 के दरमियान में है। थर्सडे को 200 से भी प्लस कर गई है। फ्राइडे को फिर नीचे आ गई, सैटरडे को फिर ज़्यादा है, संडे को फिर अराउंड 160 170 के करीब उसकी स्पेंडिंग है। तो क्या किया आपने, उसके पूरे हफ्ते की जो पॉकेट मनी की स्पेंडिंग है उसको आप एक पिक्चर में ले आए हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें
मिशिगन स्टेट जो एक अमेरिकन स्टेट है, उसका जो बजट है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए वो शो हो रहा है। हमारे पास हॉरिजेंटल एक सीरीज़ जा रही है 0 से 2.5, 5.0, 7.5, ये बिलियंस में है, बिलियन डॉलर्स में है। और जो लेफ़्ट साइड पे वर्टिकली जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो उन पे इतने बिलियन जो एक्सपेंस है उनका या बजट में जो उनका पोर्शन है जो रखा गया है, उसको ये ग्राफ शो कर रहा है। ऊपर वाला ग्राफ वर्टिकल की एग्जांपल है, नीचे वाला ग्राफ हॉरिजॉन्टल डाटा को हम जो प्लेस करते हैं तो उसकी एग्जांपल है। इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी फ्रीक्वेंसी जो ऊपर वाली एग्जांपल में हमारे पास पॉकेट मनी है, नीचे वाली एग्जांपल में बजट का पोर्शन है बिलियंस में। वो फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली एग्जांपल में वर्टिकली प्लॉट की गई है और नीचे वाली एग्जांपल में उसको हॉरिजॉन्टल प्लॉट किया गया है। तो बार चार्ट दोनों तरफ बनता है, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ है इसका वो वर्टिकली, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है वैसे ही यूज़ होता है। तो सेकंड है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट। इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ बार डायग्राम और चार्ट एंड इट कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू डाटा सेट्स ऑफ सेम वेरिएबल्स। इसमें जो एक एग्जांपल है वो एक हॉस्टल की फ्रेंचाइज है इंडिया के अंदर, जो दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब और बाकी जो स्टेट्स हैं इंडियंस, वहाँ पे अपनी फैसिलिटीज़ देती है। तो हॉस्टल ए हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल है, हॉस्टल बी गर्ल्स हॉस्टल है। वो बॉयज़ के लिए भी फैसिलिटीज़ देती है और गर्ल्स के लिए भी देती है। तो उसमें जो उनके पास डिफरेंट स्टेट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या उनकी तादाद है, उसको इस चार्ट में प्लॉट किया गया है। इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि दिल्ली में बॉयज़ 180 से ऊपर हैं, गर्ल्स 140 तक हैं। बिहार में बॉयज़ 100 से कुछ ऊपर हैं, जबकि गर्ल्स जो सी हैं 120 से भी ज़्यादा उनकी तादाद है। हरियाणा में भी बॉयज़ कम हैं, गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है। पंजाब में बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं। और बाकी जो स्टेट्स में जहाँ पे उनकी है वहाँ बॉयज़ की तादाद ज़्यादा है और गर्ल्स की कम है। इसमें वो क्या कर रहा है, एक तो सिटीज़ का आपस में बॉयज़ का कंपैरिजन भी हो सकता है कि दिल्ली में बॉयज़ ज़्यादा हैं, बिहार में कम है, लेकिन साथ साथ वो जो लड़कियों की जो फ्रीक्वेंसियाँ, जो लड़कियों की तादाद है, उसके भी साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। इसमें कोई तीसरा वेरिएबल होता तो वो भी आ सकता था। तो ये मल्टीपल बार चार्ट है, ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए होता है और आपस में इसका कंपैरिजन आप मुख्तलिफ स्टेट्स के लिहाज से भी कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें जो अगली कैटेगरी है बॉयज़ और गर्ल्स की, उससे भी आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं। थर्ड वन है हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट। इट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ बार चार्ट। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द accumulation ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाटा एंड द परसेंटेजेस। इसको हम स्टैक बार भी कहते हैं, इसको सब डिवाइडेड बार चार्ट भी कहते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि एक होटल के अंदर डिफरेंट इलाकों से जो लोग आते हैं उनकी रेशो क्या है या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसमें हमारे पास आयरिश, ब्रिटिश, मेनलैंड यूरोपियन और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी आयरिश, ब्रिटिश, मेन यूरोप से और बाकी जो दुनिया से जो लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है और उसमें उनकी जो तादाद है उसको सीनियर सिटीजन्स में, एडल्ट्स में और चाइल्ड में भी डिवाइड किया गया है। अगर आप आयरिश को देखें तो वो 16 से 18 के दरमियान नंबर ऑफ गेस्ट हैं और जो ब्रिटिश हैं वो तकरीबन 14 तक के हैं। बाकी जो यूरोप से हैं वो 4 के करीब हैं और बाकी दुनिया से तकरीबन 12 के करीब लोग हैं। उसमें अगर आयरिश को देखें तो 8 के करीब बच्चे हैं, उसके 8 से लेके तकरीबन अगर हम जाते हैं 12 या 13 के करीब हमारे पास अडल्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 13 का हिस्सा है उसको डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से 8 को, तो हमारे पास तकरीबन 5 के करीब अडल्ट है। फिर सीनियर हैं वो 13 से ऊपर तकरीबन 17 तक जा रहे हैं, तकरीबन वो फिर 4 के करीब सीनियर हमारे पास हैं। इसी तरह ब्रिटिश है, 4 चिल्ड्रन हैं और तकरीबन 6 के करीब अडल्ट्स हैं और 4 के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं। तो इस तरह से चार्ट जो है हमें एक ही पिक्चर में शो कर रहा है कि एक तो टोटल आयरिश
लोग कितने होटल में मुकीम हैं। सेकंड, उसके अंदर जो कैटेगरी है चाइल्ड, अडल्ट और सीनियर की, उसको भी वो शो कर रहा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पाई चार्ट। A pie chart is a circular diagram which is usually used for depicting the components of a single factor. The circle is divided into segments which are in proportion to size of the components. इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है, एक ही फैक्टर होता है, उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्लाइसिस के अंदर डिवाइड किया जाता है। हर जो स्लाइस है वो उसकी जो प्रोपोर्शन है उस कंपोनेंट का उस फैक्टर के अंदर उसको शो कर रहा होता है। सो वी हैव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट सेल्स पर्सन जिनकी एक दिन में उन्होंने स्टोर में जो सेल की है उसका डाटा है। तो जो सर्कल है ये एक पाई की तरह है, इस वजह से इसको पाई चार्ट कहा जाता है। और उसमें जो डिफरेंट स्लाइसिस हैं वो उन सेल्स पर्सन की जो रेशियो है उसको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और सिंपल बार चार्ट में एक फ़र्क है। फ़र्क इसमें ये है कि जो बार चार्ट होता है उसकी जो बार्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, जबकि हिस्टोग्राम में डिफरेंस नहीं होता। इसकी जो बार की जो विड्थ है वो डिपेंड कर रही होती है क्लास बाउंड्री के ऊपर। और जैसे कि आप जानते हैं जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो एक क्लास की बाउंड्री जहाँ पे जो एक क्लास का अपर लेवल होता है वो दूसरी क्लास का लोअर लेवल होता है, इस वजह से इनके बार्स के दरम्यान में डिफरेंस नहीं होता। सो हिस्टोग्राम consists to rectangles whose area is proportional to the frequency of a variable and whose width is equal to the class interval। तो जैसे मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें बार्स में डिफरेंस नहीं होता। क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल जितना बड़ा होगा उतनी इसकी विड्थ होगी। क्लास बाउंड्रीज क्लास इंटरवल्स हॉरिजॉन्टली इसके एक्स एक्सिस पे होंगे और वाई एक्सिस पे इसकी वर्टिकली फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट है हिस्टोरीग्राम। Histogram is a type of line chart which can be drawn against time series data. It shows the trend of the variable based on time। हमारे पास जैसे टाइम सीरीज़ कोई भी सीरीज़ हो, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का डिफरेंट सालों का रिकॉर्ड हो, आपकी डॉलर रेट हो, सोने का रेट हो, तो ये टाइम सीरीज़ डाटा होता है जो टाइम के अगेंस्ट इसको प्लॉट किया जाता है। हमारे पास एक कंपनी के शेयर्स का डाटा है, उसके शेयर्स की प्राइस है जो वर्टिकली लेफ़्ट साइड पे डॉलर्स में प्लॉट की गई है और एक्स एक्सिस पे उसके डिफरेंट ईयर्स हैं जो दिसंबर 90 से लेके जनवरी 2010 तक जा रहे हैं। इसमें उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है जो दिसंबर 90 में तकरीबन 170-180 डॉलर के करीब थी, जो बढ़ते बढ़ते जनवरी 2007-2008 तक तकरीबन 600 डॉलर से भी क्रॉस कर गई। लेकिन जनवरी 2009 में एकदम से जो रिसेशन था, जनवरी 2008 के बाद जो रिसेशन आया था उसमें उसके शेयर्स की प्राइस एकदम से नीचे गिर गई और तकरीबन वो 200 से भी नीचे चली गई, वहीं पे जहाँ पे वो दिसंबर 1990 पे थे। तो यहाँ इस सीरीज़ को देख के उस कंपनी की प्रोफाइल का एक पिक्चर का आइडिया हो जाता है, जो अगर नंबर्स में या टेबल्स में हो तो आपको उसका इतना अच्छे से कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। A frequency polygon is a graph constructed by using lines to join the midpoints of each interval. The height of the point represents the frequencies। इसमें इस तरह होता है कि ये क्लास मार्क को या मिड पॉइंट को लेके चल रहा होता है। इसमें हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उनके मिड पॉइंट लिए जाते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को उस पर प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की एक मिक्स शेप है। सो इफ़ वी ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टुगेदर इन द सेम डायग्राम इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें क्या करते हैं कि क्लास बाउंड्री की बेस पे हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं और एक लाइन के थ्रू उसकी जो मिड पॉइंट्स हैं या क्लास मार्क्स हैं उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। सो लास्ट वन हमारे पास है ओगाइव चार्ट। एन ओगाइव चार्ट is a curve of the cumulative, relative or percentage frequency distribution. It is also called
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे परसेंटेजेस होती हैं और एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स होते हैं। इसमें हम क्यूमुलेटिव जो परसेंटेजेस हैं उसको प्लॉट करते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ली जाती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हर क्लास के सामने जो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी, उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। और ये हमेशा एक आपको अपर ट्रेंड की तरफ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस ऐड होती जाएंगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। और इसका जो लास्ट क्लास मार्क होगा वो 100% के ऊपर या 1 के ऊपर वो जाके प्लॉट होगा। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो हम स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि हर जो चार्ट है या जो हर ग्राफ है वो डायग्राम होती है, लेकिन हर डायग्राम चार्ट या ग्राफ नहीं होती, क्योंकि डायग्राम में पिक्चर्स भी आती हैं आपकी। जैसे 9th-10th में आपने डिफरेंट डायग्राम्स बनाई होंगी साइंस के लिहाज से, तो वो भी डायग्राम में चीज़ें आती हैं। लेकिन जो चार्ट्स हैं, जो ग्राफ हैं, ये डायग्राम की एक टाइप तो हैं, लेकिन हर डायग्राम वो चार्ट या ग्राफ नहीं है। सो थैंक यू, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ।